हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू आर डूइंग गुड। तो लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया था, लास्ट क्लास में हमने अपना सिंधु घाटी सभ्यता जो है खत्म कर लिया था। उसमें हमने उसका डिक्लाइन भी जो है खत्म कर लिया था। देखा था कि कैसे किस तरीके से जो है सिंधु सभ्यता का जो है पतन हुआ था। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है वैदिक काल। अगर वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल की जो टाइमलाइन है वो क्या है? 1500 बीसी से 600 बीसी। तो हेडिंग डालिए आज की। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो क्या है? वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की अगर बात करें तो इसका टाइम पीरियड क्या है? इसका टाइम पीरियड जो है वो है 1500 बीसी से 600 बीसी। अब जो ये वैदिक पीरियड है हमारा, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो वैदिक काल है वो 2 भागों में विभाजित है। अगर इसके 2 पार्ट्स की बात करें तो ये कौन कौन से 2 पार्ट्स में विभाजित है? ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक पीरियड जो है हमारा, और पोस्ट वैदिक पीरियड, पोस्ट वैदिक पीरियड। अगर ऋग्वैदिक काल की बात करें तो ऋग्वैदिक काल को जो है हिंदी में भी जो है ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। ऋग्वैदिक काल। और अगर पोस्ट वैदिक पीरियड की बात करें तो पोस्ट वैदिक पीरियड को जो है उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। उत्तर वैदिक काल। अब अगर इनके टाइम पीरियड की बात करें तो जो ऋग्वैदिक है उसका टाइम पीरियड क्या है? 1500 बीसी से 1000 बीसी तक जो है हमारा ऋग्वैदिक काल का टाइम पीरियड रहा है। और जो हमारा पोस्ट वैदिक पीरियड है उसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो ये हमारा 1000 बीसी से 600 बीसी तक रहा है। तो ये है हमारा ऋग्वैदिक पीरियड। तो इसको ऐसे समझिए, लिख लिया ये सभी ने? माने ये जो है हमारा सेंट्रल एशिया है, जो मध्य एशिया है। मध्य एशिया की अगर बात करें, जो सेंट्रल एशिया था हमारा, यहाँ पर कौन रहते थे? यहाँ पर जो है चरवाहे रहते थे। तो यहाँ पे लिख लीजिए कौन रहते थे? चरवाहे रहते थे। अब जो चरवाहे हैं उनकी जो खोज थी वो किस चीज की खोज में थे? पानी और चारागाह की खोज करते थे। क्योंकि जो चरवाहे हैं अपने पशुओं को चराने के लिए उन्हें क्या चाहिए? पानी और चारा चाहिए। तो इनकी जो खोज थी वो क्या थी? पानी और चारागाह की खोज। तो पानी और चारागाह की खोज में जो ये मध्य एशिया में लोग रहते थे वो यहाँ से निकल पड़े। और यहाँ से निकल के वो कहाँ पहुंचे? ये लोग जो है सिंधु नदी के किनारे पहुंचे, जो हमारी सिंधु नदी है। और अगर सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी की एक खास बात है कि उसकी सहायक नदियां हैं। अब अगर सहायक नदियों की बात करें तो जैसे यहाँ से हमारी चेनाब, यहाँ पे हमारी झेलम, यहाँ से हमारी रावी, ये हमारी सतलज, और इसी में जो है हमारी यहाँ व्यास, और यहीं से जो है हमारी सरस्वती नदी है। तो जो ये 7 नदियां हैं, तो जब जो ये आर्य थे, ये मध्य एशिया से चल के जब सिंधु नदी के किनारे आए तो यहाँ पर इनकी पानी और चारागाह दोनों की तलाश खत्म हो गई। यहाँ पे इन्हें दोनों मिल गया तो ये यहाँ पे रहने लगे। तो इन्होंने इस क्षेत्र को जो नाम दिया वो क्या नाम दिया? सप्त सैंधव क्षेत्र। सप्त सैंधव क्षेत्र नाम दिया इस क्षेत्र को। तो आर्य जो है मध्य एशिया से चल के अब कहाँ रहने लगे हैं?
सप्त सैंधव क्षेत्र में। तो जब आर्य सप्त सैंधव क्षेत्र में रहने लगे, अब इसको सप्त सैंधव क्षेत्र क्यों कहा गया? क्योंकि यहाँ पे 7 नदियां थी, तो इसलिए इसको सप्त सैंधव क्षेत्र कहा गया। अब जब आर्य यहाँ पर रहने लगे तो इनकी जो संस्कृति थी, जो इनका कल्चर था, उसका विकास होने लगा, उसकी प्रगति होने लगी। अब समाज की अगर बात करें तो इनका समाज कैसा था? पुरुष प्रधान था। अब अगर इनके संस्कृति के विकास की बात करें तो इनका समाज कैसा था? पुरुष प्रधान था। मतलब बेटे को किसके नाम से जाना जाता था? पिता के नाम से जाना जाता था। और ये सब हमें कहाँ से जानने को मिलता है? ये सब जो है हमें ऋग्वेद से देखने को मिलता है। ऋग्वेद से ही जो हमें पता चलता है कि इस समाज की जो स्त्रियां हैं उन पर कोई पाबंदियां नहीं थी। स्त्री को जो है, जो महिला थी इस समाज की, उनको हर तरीके की आजादी थी। इस समाज की स्त्री अगर आजीवन विवाह ना करना चाहे, मतलब पूरे जीवन बिना विवाह के रहना चाहे, तो उसको आजादी थी कि वो बिना विवाह किए रह सकती है। इस समाज की स्त्री में जो पर्दा प्रथा थी वो नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार था। तो इस समाज की जो स्त्रियां थी उनको हर तरीके की छूट थी, पूरी आजादी थी। यहाँ तक कि जो ऋग्वेद की जो महिलाएं थी, महिलाओं ने जो है मंत्रों की रचना तक की है। तो इस प्रकार से जो है हमने देखा। अब ऋग्वेद से हमें क्या जानकारी मिली कि यहाँ का जो समाज था वो कैसे रहता था? तो जो समाज था ये छोटे छोटे कबीलों में रहता था। अब कबीलों में रहता था और जो गाय थी, गाय के लिए जो है ये लोग युद्ध करते थे। अब गाय के लिए युद्ध करते थे, जैसे अगर उन्होंने देखा कि किसी के पास बहुत सारी गाय हैं तो उससे गाय चुरा ली। तो इस प्रकार से जो है इनके गाय को लेकर युद्ध होते थे। तो जो इनके मुख्य खाद्य पदार्थ थे, जो खाने की चीजें थी, वो क्या थी? दूध, और दूध से उत्पादन हुई जो सामग्री थी वो जो है ये लोग खाते थे। अब ऐसे जो है यहाँ पे सप्त सैंधव में ये धीरे धीरे जो है अपना जीवन बिता रहे थे। फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना आगे बढ़ा जाए। तो ये धीरे धीरे जो है आगे बढ़े, ये आर्यवर्त की तरफ बढ़े। उत्तर प्रदेश, दिल्ली तक जो है इनका संस्कृति जो है फैलने लगी। फिर धीरे धीरे जो है ये दक्षिण की तरफ फैलने लगे। तो हम देखेंगे कि कैसे इन क्षेत्र में जो है इनकी संस्कृति का जो है विकास हुआ है। अब अगर बात करें जो आर्य अब तक गाय के लिए युद्ध कर रहे थे, अगर ऋग वैदिक काल की बात करें तो ऋग वैदिक काल में जो आर्य थे वो किसके लिए युद्ध कर रहे थे? गाय के लिए युद्ध कर रहे थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते आर्यों ने क्या शुरू कर दिया? गाय के लिए युद्ध छोड़ दिया। अब क्या हुआ? आर्य जब धीरे धीरे विकास करने लगा तो क्या हुआ? इन्होंने क्या सोचा कि इन्हें मतलब ये एहसास हुआ कि गाय से ज्यादा क्या जरूरी है? जमीन जरूरी है। क्यों? क्योंकि इन्होंने खेती शुरू कर दी। अब खेती शुरू कर दी तो इन्हें ये चीज पता चली कि अगर जमीन ज्यादा होगी तो उत्पादन क्या होगा? ज्यादा होगा। अब उत्पादन अगर ज्यादा होगा तो जमीन जरूरी है। तो इसीलिए अब इन्होंने गाय के लिए युद्ध छोड़कर किसके लिए युद्ध करना शुरू कर दिया? जमीन के लिए युद्ध करना शुरू कर दिया। अब जमीन के लिए युद्ध कर रहे हैं, गाय का युद्ध छूट गया। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ऋग वैदिक काल में जो मानव, जो आर्य था, वो गाय के लिए युद्ध कर रहा था। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते जो आर्य थे वो किसके लिए युद्ध करने लगे? वो जमीन के लिए युद्ध करने लगे। अब जिसके पास ज्यादा जमीन वो ताकतवर, उसने जो है नियमों को बदलना शुरू कर दिया, नए नियम बनाने शुरू कर दिए। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता गया परिवर्तन आते चले गए। अब पहले के समाज में जो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा कि स्त्रियों को किस तरीके से छूट थी हर चीज की। अब उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते मानव क्या हो गया है? ताकतवर हो गया है। तो मानव ने जो है स्त्रियों को दबाना शुरू कर दिया। अब स्त्रियों की आजादी जो है वो छीननी शुरू हो गई। अब क्या हुआ? जो स्त्रियां पहले, यहाँ तक कि ऋग्वैदिक काल की अगर हम बात करें तो स्त्रियों को नियोग प्रथा की भी जो है आजादी थी। मतलब अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो जाए तो उसको अपनी पसंद से दूसरे विवाह की जो है आजादी थी ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक जाते जाते परिस्थितियां जो है बदलती चली गई। अब जो है स्त्रियों की हालत जो है वो थोड़ी बिगड़ने लगी, उनको दबाया जाने लगा। तो समय के साथ जो परिस्थितियां बदली तो हम देखेंगे गुप्त काल में जाते जाते जो स्त्री थी उसमें सती प्रथा आ गई। मतलब अगर किसी स्त्री के पति की मृत्यु हो गई तो उसको उसके साथ जलाया दिया जाने लगा। जबकि अगर ऋग वैदिक काल की हम बात करें तो वहां पे स्त्रियों में सती प्रथा नहीं थी, पर्दा प्रथा भी नहीं थी। तो इस तरीके से जो है समाज में समय के साथ परिवर्तन हुआ। तो अब अगर हम बात करें ऋग वैदिक काल की तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऋग्वैदिक काल। जो ऋग्वैदिक काल है
इसको ऋग्वैदिक काल क्यों कहा जाता है? अगर इस काल की हम बात करें तो इस काल की जानकारी का जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे पास, जो सबसे बड़ा एविडेंस है वो क्या है? जो हमारे ऋग्वेद है। तो ऋग्वेद जो है इस काल की जानकारी के सबसे बड़े स्रोत है। तो इसी वजह से इस काल को क्या कहा जाने लगा? ऋग्वैदिक काल कहा जाने लगा। लिखिए इसको, साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। इस काल की जानकारी का, इस काल की जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा स्रोत ऋग्वेद है। ऋग्वेद है, इसीलिए इस काल को क्या कहा जाने लगा? ऋग्वैदिक काल। तो इस प्रकार से जो है इस काल का नाम ऋग्वैदिक काल रखा गया। और टाइम पीरियड क्या था? 1500 से बीसी से लेके 1000 बीसी तक जो है ऋग्वैदिक काल रहा है। अब अगर बात करें कि जो ये आर्य थे, तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे। तो अगर आर्यों की हम बात करें, नेक्स्ट हेडिंग क्या है? आर्य कहां से आए थे? तो इनको जो है मेनली 3 जगह से बताया जाता है कि आर्य जो है इन 3 जगह से आए थे। तो कौन कौन सी 3 जगह से आए थे? तो जो पहली है वो है कि आर्य जो है तिब्बत से आए थे। अब आर्य तिब्बत से आए थे ये किसने कहा? ये जो है दयानंद सरस्वती ने कहा। तो आर्य तिब्बत से आए थे ये किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने। दूसरा क्या है कि आर्य जो है कहां से आए थे? जो हमारा आर्कटिक रीजन है, जो हमारा ध्रुवीय स्थल है, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, जो आर्कटिक रीजन है हमारा, यहां से जो है आर्य आए थे ये माना जाता है। और ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक ने। और अगर तीसरे की बात करें तो तीसरा है कि आर्य कहां से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। मध्य एशिया जो हमारा सेंट्रल एशिया है। और ये किसने कहा कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे? ये मैक्स मूलर ने कहा। मैक्स मूलर ने कहा कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। इसी को जो है ज्यादातर विद्वानों ने माना है कि आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे। तो इसमें पॉइंट लिख लीजिए, इसी को ज्यादातर विद्वानों ने माना। तो ये तो हो गया कि आर्य जो है वो कहां से आए थे। अब अगर बात करें कि इस काल की जानकारी का स्रोत क्या है, हमें इस काल की जानकारी कहां से मिलती है, तो अगर इस काल की जानकारी के स्रोत की हम बात करें तो हमें 2 तरीके से जो है इस काल की जानकारी मिलती है, लिटरेरी सोर्सेज और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। लिख लिया ये सभी ने? नेक्स्ट हेडिंग डालिए, इस काल की जानकारी के स्रोत। इस काल की जानकारी के स्रोत।
अगर जानकारी के स्रोत की हम बात करें तो इस काल की जानकारी का स्रोत क्या है? हमारे पास इस काल की जानकारी के दो स्रोत है, दो सोर्सेस है। कौन कौन से? पहला है हमारा लिटरेरी सोर्सेस, और दूसरा है हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस की हम बात करें तो इनको क्या बोलते हैं? पुरातात्विक तत्व। जो पुरातात्विक स्रोत है हमारे, पुरातात्विक स्रोत, और जो लिटरेरी सोर्सेस है ये है हमारे साहित्यिक स्रोत। अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें तो साहित्यिक स्रोत में हमारा कौन सा आता है? जो हिंदू धर्म ग्रंथ है। तो साहित्यिक स्रोत हमारा क्या है? हिंदू धर्म ग्रंथ। अगर हिंदू धर्म ग्रंथ की हम बात करें तो जैसे हमारे वेद, उपनिषद, अरण्यक, पुराण, महाकाव्य, महाकाव्य की अगर बात करें तो महाभारत और रामायण। पुरातात्विक स्रोत की अगर बात करें तो जो हमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो है हमें अलग अलग प्रकार के उपकरण जो है हमें देखने को मिले, जो टूल्स, अलग अलग प्रकार के उपकरण, जो टूल्स है, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, और तीसरा अगर हम बात करें तो खुदाई के दौरान जो हमें कुछ अन्य वस्तुएं मिली हैं, खुदाई के दौरान मिली अन्य वस्तुएं। तो ये हो गया हमारा कि जो इस काल की जानकारी है उसके सोर्सेस क्या है। लिख लिया सभी ने? तो अगर सोर्सेस की हम बात करें तो सबसे पहले हमारा क्या आता है? सबसे पहले जो है हमारा वेद आता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालिए वेद। लिख लिया यहां तक? नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेद। अगर वेद की हम बात करें तो वेद जो है एक संस्कृत शब्द है। ये क्या है? एक संस्कृत शब्द। और अगर इसके अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जानना। वेद जो है ये एक संस्कृत शब्द है। ये किससे आया है? ये
विद से आया है। और विद के अगर अर्थ की हम बात करें तो विद का मतलब क्या है? जानना। अब क्या जानना? तो अगर इसके जानने की हम बात करें तो क्या जानना? तो इसका मतलब है ज्ञान लेना। ज्ञान लेना। अब अगर ज्ञान लेने की बात करें तो किसका ज्ञान लेना? समाज का ज्ञान लेना, राजनीति का ज्ञान लेना, धर्म का ज्ञान लेना। तो ये क्या है? वेद है हमारा। अब अगर वेद की बात करें कि ये वेद है क्या, ये है क्या? तो इसमें क्या है? वेद में, वेद में जो है ऋचाएं है। क्या है? ऋचाएं। ऋचाएं का मतलब है वर्सेस। और ऋचाएं किससे बनी है? ये सूक्त से बनी है, जो हमारे हाइम्स है। और सूक्त किससे बने हैं? ये छंद से बने हैं। तो ये है हमारा वेद। लिख लिया सभी ने? जल्दी लिखिए इसको। वेद क्या है? ये हमारा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है जानना। और ये किससे आया है? ये हमारा विद से आया है, जिसका मतलब क्या होता है? जानना। अब अगर जानने की बात करें तो क्या जानना? तो ज्ञान लेना। किसका ज्ञान लेना? समाज का, राजनीति का, धर्म का ज्ञान लेना। अब अगर वेद की बात करें, वेद में क्या है? तो वेद में क्या है? ऋचाएं हैं, जिनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वर्सेस। और वर्सेस जो है ये किससे बने हैं? सूक्त से, जिनको हाइम्स बोलते हैं। और सूक्त किससे बना है? छंद से बना है। तो ये है हमारा वेद। अब अगर वेद की बात करें तो वेद कितने हैं? या उससे पहले आप अगर बात करें तो जो वेद है इनको क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। अब वेद को श्रुति क्यों कहा जाता है? तो जो श्रुति है, ये एक संस्कृत शब्द है। इसका मतलब है, इसका क्या अर्थ है? सुनना। इसका अर्थ है सुनना। क्या सुनना? वेदों को सुनना। तो वेद, जब वेद पढ़ाए जाते थे तो जो वेद पढ़ाता था वो बोलकर पढ़ाता था, और जो पढ़ने वाले होते थे वो सुनकर उस चीजों को सीखते थे। फिर ऐसे ही है, जो जनरेशन वाइज जो है ये वेद एक दूसरे से दूसरों को सिखाए गए हैं बोलकर। तो इसीलिए वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है वेदों को। तो पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि वेदों को क्या कहा जाता है, तो वेदों को क्या कहा जाता है? श्रुति। तो यहां पे लिख लीजिए, वेद को श्रुति कहा जाता है। अब अगर वेद की बात करें, लिख लिया यहां तक? तो वेद कितने हैं? तो हमारे 4 वेद हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यहां तक हो गया। नेक्स्ट लिखिए, अगर वेद की बात करें तो वेद कितने हैं? वेद 4 है। कौन कौन से 4 वेद हैं? पहला ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। अगर मूल वेद की बात करें तो जो हमारे मूल वेद हैं वो हमारे सिर्फ 3 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद।
तो पेपर में एक क्वेश्चन बनता है कि वेदित्री क्या है, जो त्रिवेद है वो क्या है। तो वेदित्री में सिर्फ 3 वेद आते हैं। कौन से 3 वेद? जो हमारे मूल वेद हैं। तो अगर पूछा जाए वेदित्री क्या है, वेदित्री या त्रिवेद, तो कौन है हमारे? तो 3 मूल वेद जो है, 3 मूल वेद वेदत्री है। और कौन कौन से 3 मूल वेद है? ऋग्वेद, सामवेद और हमारा यजुर्वेद। तो इन तीनों को जो है वेदित्री बोला जाता है। अब अगर वेद की बात करें, रचना की, कि वेद की रचना किसने की है, तो वेद की रचना मानी जाती है ईश्वर द्वारा की गई है। इसका मतलब वेद अपौरुषीय है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? वेद की रचना किसने की है? वेद की रचना ईश्वर द्वारा हुई। अर्थात अपौरुषीय है। अपौरुषीय का मतलब है पुरुष द्वारा नहीं। इसका मतलब क्या है? पुरुष द्वारा नहीं। अब अगर वेदों की हम बात करें, क्योंकि वेदों की भाषा क्या है? कठिन है। तो उनको समझने के लिए, आसान बनाने के लिए, और वेदों में जो वर्सेस है, जो ऋचाएं हैं, उनका डिस्क्रिप्शन के लिए, उनकी व्याख्या के लिए वेदों, प्रत्येक जो हमारा हर एक वेद है उसके लिए क्या बनाया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? क्योंकि वेदों की भाषा कठिन है, उसको आसान बनाने के लिए या उसको समझने के लिए उसको समझने के लिए और जो हमारे वर्सेस हैं, ऋचाएं हैं, ऋचाओं की व्याख्या के लिए, डिस्क्रिप्शन के लिए प्रत्येक वेद के लिए, हर एक वेद के लिए क्या बनाया गया है? ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। ब्राह्मण ग्रंथ बनाया गया है। लिख लिया सभी ने? लिखिए इसको जल्दी से।
तो ये था हमारा वेद। तो सबसे पहले जो है हम कौन सा वेद पढ़ेंगे? सबसे पहले जो है हम ऋग्वेद पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ऋचाएं है, वर्सेस है। वर्सेस मतलब ऋचाएं जो है वो क्या है? मंत्रों का संकलन है, मतलब कलेक्शन ऑफ मंत्र। संकलन का मतलब होता है इकट्ठा करना। लिख लिया यहाँ तक? लिखिए जल्दी। नेक्स्ट हेडिंग डालिए ऋग्वेद। सबसे पहला वेद कौन सा है हमारा? ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो प्राचीनतम ग्रंथ है हमारा। ऋग्वेद क्या है? प्राचीनतम, ओल्डेस्ट टेक्स्ट, प्राचीनतम ग्रंथ। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें क्या है? ऋचाएं है। और ऋचाएं क्या है? मंत्रों का संकलन, कलेक्शन ऑफ मंत्र। संकलन का मतलब क्या है हमारा? अगर संकलन के मतलब की बात करें तो संकलन का मतलब है इकट्ठा करना। तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए। संकलन का मतलब क्या है? इकट्ठा करना। अब जो ये ऋचाएं हैं, जो ये मंत्रों का संकलन है, ये किसने किया? ये ऋषियों ने किया। तो अगर पूछा जाए मंत्रों को संकलन, कलेक्शन ऑफ मंत्र किसने किया? ऋषियों ने किया। ऋषि ने किया। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें जो है 10 मंडल है। ऋग्वेद में क्या है? 10 मंडल है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इसमें 10 मंडल है। अब 10 मंडल की अगर बात करें तो जो सबसे प्राचीन मंडल है, सबसे पहले जो ओरिजिनल मंडल है हमारे, वो कौन कौन से हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ। ये 6 मंडल जो हैं सबसे पुराने हैं। ये जो है हमारे ओरिजिनल है। बाद में जो है 1, 9, 8, 10, 1, 8, 9, 10, ये 4 मंडल जो है बाद में जोड़े गए। साथ साथ लिखते हुए चलिए। बाद में जोड़े गए। तो अगर प्राचीनतम मंडलों की हम बात करें तो 2 से 7 तक जो मंडल है वो क्या है? उनको जो है क्या बोला जाता है? 2 से 7 जो मंडल है उनको वेग मंडल बोला जाता है। और जो हमारे वंश मंडल है उनको क्या बोला जाता है? वेग मंडल और गोत्र मंडल। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? 2 से 7 तक सभी मंडलों को, 7 तक मंडलों को
क्या बोला जाता है? गोत्र मंडल, या आप बोल सकते हो वेग मंडल। वेग मंडल कहा जाता है। यहां तक हो गया। अब अगर हम इन ओरिजिनल मंडल की बात करें जो 2 से 7 तक है, जो सबसे पुराने मंडल है, जो पहले मंडल, जो सबसे पहले मंडल आए थे वो कौन से थे? 2 से 7 तक। तो अगर इन मंडलों की बात करें, जो हमारा दूसरा मंडल है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, इनकी रचना किसने की है? अगर इनकी रचना की हम बात करें तो इनकी रचना किसने की है? तो जो सेकंड मंडल है उसकी रचना किसने की है? सेकंड मंडल की जो रचना है वो घृतस्मद ने की है। किसने की है? घृतस्मद। दूसरा जो तीसरा मंडल है उसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने की है। और जो हमारा फोर्थ मंडल है उसकी रचना किसने की है? वामदेव ने की है। पांचवें मंडल की जो रचना है वो अत्रि ने की है। छठे मंडल की रचना जो है वो भारद्वाज ने की है। और जो सातवां मंडल है उसकी रचना किसने की है? वशिष्ठ ने। तो ये जो हमारे ओरिजिनल मंडल्स थे 6, इनकी रचना किसने की है? ये सारा यहाँ पे लिख दिया, इसको नोट्स में बना के लिख लीजिए। जो दूसरा और सातवां मंडल है ये सबसे प्राचीन मंडल है हमारा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? सेकंड एंड सेवेंथ आर द ओल्डेस्ट मंडल। और जो हमारा फर्स्ट और 10th है वो हमारे न्यूएस्ट है। फर्स्ट एंड 10th आर दी न्यूएस्ट मंडल। ये हमारे सबसे प्राचीनतम मंडल है, जो हमारा दूसरा और सातवां है। और जो सबसे नए मंडल है वो कौन सा है? पहला और 10वां। जो सातवां और दूसरा मंडल है इनको वंश मंडल भी बोलते हैं। इनको जो है वंश मंडल भी कहा जाता है। लिख लिया यहाँ तक? अब अगर तीसरे मंडल की हम बात करें, जो हमारा तीसरा मंडल है, जो तीसरा मंडल है इसकी रचना किसने की है? इसकी रचना किसने की है? विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने। इसमें जो है गायत्री मंत्र का उल्लेख है। जो गायत्री मंत्र है उसका डिस्क्रिप्शन हमें कौन से मंडल में मिलता है? थर्ड मंडल में। तो अगर पेपर में पूछा जाए गायत्री मंत्र का डिस्क्रिप्शन, जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख कौन से मंडल में है? तीसरे मंडल में है। और जो ये गायत्री मंत्र है ये सूर्य भगवान को समर्पित है, जो सूर्य देवता है। सूर्य देवता को
समर्पित है, जिन्हें सविता कहा गया है। सविता कहा गया। अगर सेवंथ मंडल की हम बात करें, जो हमारा सातवां मंडल है, उसमें जो है वरुण देवता का डिस्क्रिप्शन है। जो सातवां मंडल है उसकी रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? सेवंथ जो मंडल है हमारा, इसकी रचना किसने की थी? वशिष्ठ ने। और इसमें वरुण देवता का उल्लेख है। वरुण देवता का उल्लेख। जो हमारा आठवां मंडल जो है, आठवें मंडल में आंग्रिस और कर्ण इन दो ऋषियों का उल्लेख है। तो आठवें मंडल को लिखिए। एट्थ मंडल में जो आंग्रिस और कर्ण इन दो ऋषियों का उल्लेख है। जो हमारा नौवां मंडल है, जो नाइन्थ मंडल है, नाइन्थ मंडल में जो है सोम का उल्लेख है, जो सोम देवता है। और सोम के अगर उल्लेख की हम बात करें, तो जो सोम है उसका उल्लेख कितनी बार है? 144 टाइम्स जो है सोम का उल्लेख हुआ है। किसमें? नाइन्थ मंडल में। कितनी बार उल्लेख हुआ है? 144 बार। जो हमारा 10वां मंडल है, अगर 10th मंडल की हम बात करें, तो उसको पुरुष सूक्त कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, 10th मंडल। जो 10th मंडल है उसको क्या कहा जाता है? पुरुष सूक्त कहा जाता है। और अगर इसी मंडल की हम बात करें, तो इसी को जो है इंद्र सूक्तीय और महासूक्तीय भी कहा जाता है। इसी को इंद्र सूक्तीय और महासूक्तीय कहा जाता है। जो हमारा 10th मंडल है, जो ये पुरुष सूक्त है, इसी में जो 4 वर्ण है उनका उल्लेख है। जो पुरुष सूक्त है, इसी में 4 वर्ण का उल्लेख है। चार वर्ण कौन कौन से? क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। इन 4 वर्णों का जो उल्लेख है वो किसमें है? हमारे 10th मंडल में है। तो ये तो हुए हमारे मंडल। तो इस तरीके से जो है ऋग्वेद में कितने मंडल है? हमारे 10 मंडल है, जिसमें से 6 जो 2 से 7 तक के मंडल है वो ओरिजिनल मंडल है, और जो 1, 9, 8 और 10 मंडल है वो बाद में जोड़े गए हैं। लिख लिया यहाँ तक?
चलिए आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसमें कुछ चीजें छूट गई है, जैसे जन जो शब्द है उसका सबसे अधिक जो है ऋग्वेद में प्रयोग हुआ है, इंद्र देवता का कितनी बार प्रयोग हुआ है, ये सारी चीजें जो है हम कल यूज कंटिन्यू करते हैं। आज इतने ही रखते हैं। उम्मीद है आप सभी को जो आज का टॉपिक है इंटरेस्टिंग लगा होगा और आराम से जो है समझ में भी आ गया होगा। तो जैसे कि आप सभी को पता है, जो हम ये हिस्ट्री की क्लासेस जो कवर कर रहे हैं वो कहाँ से कर रहे हैं, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। जो हमारा यूट्यूब हैंडल है @GSY अनुष्का चौधरी, यहाँ से जो है हम डेली हिस्ट्री की क्लासेस कवर कर रहे हैं। अगर आप सभी को मेरे साथ जुड़ना है तो यहाँ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ डेली हिस्ट्री की क्लासेस से जुड़िए। उम्मीद है आप सभी को आज समझ में आया होगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू।